बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक क्लियरिंग इन द स्काई लेसन नंबर 2 है, फर्स्ट ईयर का। और इस लेसन को मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें हर एक चीज़ कवर करूँ, जिसमें ट्रांसलेशन है, इसका इंट्रोडक्शन है, MCQs हैं, पंक्चुएशन है, ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह, क्वेश्चन आंसर है। जो कुछ भी इस लेसन में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं पूरी डिटेल के साथ आपको ये सारा कुछ समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ इसमें कवर करूं और स्टार्ट से लेकर एंड तक कोशिश करूंगा कि जितनी चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें वो सारी चीज़ें आपको मैं इसमें कवर करूं। तो लेसन को मैं स्टार्ट करूंगा कुछ इंट्रोडक्शन के साथ। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। पहले तो आप देख लें जो इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं कि मैंने इसको टॉपिक के साथ बताया हुआ है। क्लियरिंग इन द स्काई जो है ना, वो लेसन बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। पहले आप लेसन को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों को आप डिटेल से सुन लें कि बायोग्राफी क्या होता है और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, क्योंकि बहुत से लेसन्स आगे आएंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैंने आपको बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का आपको पहले इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। तो इसलिए पहले चूँकि इस लेसन में इन दोनों का टॉपिक है तो आप पहले इन चीज़ों को कवर कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको टॉपिक के बाद फिर आपको करैक्टर्स की तरफ लेके चलूँगा। तो देखें बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या है। बायोग्राफी, बायो कहते हैं लाइफ को, बायो कहते हैं ज़िंदगी को, ठीक है। ग्राफी स्टडी कहते हैं, आप मुताला करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि बायो और ग्राफी दोनों मिल के ज़िंदगी का मुताला, ऐसी कहानी या ऐसा लेसन या ऐसा सबक जिसमें आप किसी की ज़िंदगी का मुताला करें वो बायोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। किसी की ज़िंदगी का मुताला करें बायोग्राफी है। और ऑटो जो होता है आगे भी इसका बायोग्राफी है, लेकिन जो ऑटो होता है ऑटो का मतलब खुद होता है। अब बायोग्राफी आगे ज़िंदगी का मुताला, अब ऑटो का मतलब खुद आगे ज़िंदगी का मुताला, इसका मतलब है खुद की ज़िंदगी का मुताला। तो दो तरह की राइटिंग आपके पास हो सकती है, या तो आपके पास राइटिंग बायोग्राफी होगी या ऑटोबायोग्राफी होगी। आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ना, तो बायोग्राफी आप ज़िंदगी का मुताला करते हो, आपकी राइटिंग जो होती है, आप जो नावल लिखो, ऐसे लिखें, शॉर्ट स्टोरी लिखें या कुछ भी बेस ऑफ राइटिंग आप लिखते हैं, जो कुछ भी आप लिखें, लेकिन जब आप उस लिखाई में, उस अपनी लिखारी में, जो कुछ अपनी कहानी में, नावल में आप किसी की लाइफ को ऐड करते हैं, किसी लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो वो बायोग्राफी होगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट शेयर कर देते हैं, अपनी लाइफ का कोई थोड़ा सा हिस्सा शेयर कर देते हैं, मतलब आप इन शॉर्ट के आप अपनी लाइफ के बारे में लिखेंगे, तो ऑटोबायोग्राफी होगी। तो पीस ऑफ राइटिंग जो होती है, जो भी नावल, ऐसे, प्ले वगैरह जो कुछ भी होता है, तो या तो कुछ जो होते हैं वो बायोग्राफी से रिलेटेड होते हैं या कुछ ऑटोबायोग्राफी होते हैं। तो क्लियरिंग इन द स्काई भी इन दोनों में से एक से रिलेट करता है कि ये किसी की ज़िंदगी का मुताला और अपनी ज़िंदगी का मुताला। तो जस्ट स्टार्ट ये जो है ये लेसन बायोग्राफी भी होगा और ऑटोबायोग्राफी भी होगा। कैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ बताऊंगा। इंट्रोडक्शन जब इसके टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये लेसन जो है बायोग्राफी भी और ऑटोबायोग्राफी भी कैसे है। पहले आपको डिटेल से समझ होना चाहिए कि बायोग्राफी क्या होता है, किसी की लाइफ के बारे में स्टडी करना, और ऑटोबायोग्राफी होता है आप अपनी लाइफ के बारे में आप लिखते हो। कुछ भी आप लिख लो, आप बचपन की याद लिख लो, आप जवानी की कोई याद लिख लो, या कोई आप इंसिडेंट लिख लो, लेकिन आप अपना इंसिडेंट लिखोगे ऑटोबायोग्राफी होगा। लेकिन आप अपने दोस्त का, अपने वालिद का, अपनी मदर का, अपनी सिस्टर का, अब किसी का भी और का इंसिडेंट लिखते हो तो वो बायोग्राफी होगा, ठीक है। अब चलता हूँ मैं आगे करेक्टर्स की तरफ, उसके बाद मैं आपको टॉपिक की तरफ समझाऊंगा। इस करेक्टर में दो ही करेक्टर हैं जिनकी सारी बातें चलती हैं। जस्ट स्टार्ट यूज़ में मिसिंग था तो मैंने ऊपर लिख दिया। और जस्ट स्टार्ट, जैस के नाम से ना आप इस लेसन में बार बार देखोगे एक करेक्टर इसमें जैस आएगा, दूसरा करेक्टर जैस के फादर का होगा। ये दो करेक्टर हैं सिर्फ। जैस कौन है? जैस इस लेसन को लिखने वाला है, जो आपके पास ये प्रोज है सारा, ये जैस इसको लिखने वाला है सारा, ठीक है। अब क्लियरिंग इन द स्काई में जैस ने सारी राइटिंग की है, वो सारा कुछ लिखा है उसने, और जिसमें इस राइटिंग में उसने अपने फादर को भी शामिल किया है, ठीक है। मतलब अपना भी लिखता है और साथ अपने फादर का भी हवाला देता है। तो आप देखें, अगर आप बायोग्राफी की तरफ आए तो बायोग्राफी आपको बताया था, आप उसमें किसी की लाइफ के बारे में लिखते हो, और ऑटोबायोग्राफी होता है आप अपनी लाइफ के बारे में लिखते हो। आप किसी की लाइफ के बारे में होगा तो इसका मतलब है कि इसने अपने फादर के बारे में लिखा है, और ऑटोबायोग्राफी में अपने बारे में लिखना तो इसका मतलब है इसमें साथ इसने अपने आप को भी शामिल किया है। तो इस तरह ये लेसन जो है बायोग्राफी भी होता है और ऑटोबायोग्राफी होता है।
ये तो होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब चलता हूँ इस लेसन के टॉपिक पे। उम्मीद है आप साथ साथ मेरे चलते रहेंगे। क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग क्लियरिंग क्लियर से है। क्लियर आपको पता है मतलब होता है साफ करना किसी चीज़ का, और स्काई, स्काई कहते हैं आसमान पे, आसमान को कहते हैं। अब इसका मतलब है क्लियरिंग इन द स्काई, अगर आप दोनों मिला के देखें तो साफ की गई आसमान पे। अब साफ की गई आसमान पे क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे आसमान जो है वो हाइट को शो करता है, किसी चीज़ की ऊंचाई को शो करता है। HEIGHT, ये हाइट को शो करेगा। हाइट मतलब ऊंचाई। अब ऊंचाई पे साफ की गई, ऊंचाई पे बहुत ऊंची जगह, वहाँ पे साफ की गई ज़मीन है, तो उसके बारे में जैस ने एक ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पेश किया हमारे सामने कि एक ऐसे शख्स की कहानी है। मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल दूँ ना, तो इसमें आप एक ऐसे शख्स को, एक ऐसा जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाने वाला था, एक ऐसा शख्स जो अपनी मनमानी करने वाला था, एक ऐसा शख्स जिसे आप पागल कह सकते हो, वो शख्स जिसने पहाड़ों को खोद के, पहाड़ों जो पत्थर होते हैं, पत्थरों को उसने 30 साल खोद के उसने उसको जरखेज़ बनाया। ऐसा शख्स जिसे डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास ज़िंदगी के कुछ लम्हात बाकी हैं, आप बेहतर है कि आप उन लम्हात को अपनी फैमिली के साथ गुजारें, आपके पास वक्त कम है तो जितना मुमकिन हो सकता है फैमिली के साथ गुजारें। अब इस शख्स ने ना सिर्फ डॉक्टर्स को गलत साबित किया, बल्कि उसने अपनी लाइफ में ऐसे काम किए जो इम्पॉसिबल नज़र आते हैं। एज ए आप इनोवेशन के तौर पे, इंस्पिरेशन के तौर पे, आप इस लेसन को मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हैं। और अक्सर तौर पे इस लेसन को जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोर समझते हैं। मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लेसन है मेरा। मेरी लाइफ में जितनी मैंने राइटिंग पढ़ी है उसमें मुझे सबसे अच्छी जो राइटिंग लगती है वो मुझे ज़बरदस्त राइटिंग, जिसमें इंसान अपनी मेमोरीज़ पे चला जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग है मेरी लाइफ की। कुछ हैं जिनको मेमोरीज पसंद है, ख़ास तौर पे ये लेसन जो मेमोरी लवर है, जिनके पास कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको वो भुला नहीं सकते, कुछ ऐसी बातें जो वो उनसे भुलाई नहीं जा सकती, कुछ उनके वाक़यात है, कुछ उनकी जगह हैं, कुछ उनके प्यारे लोग हैं, या कोई ऐसी चीज़, ऐसी मेमोरी जो उनसे वो आप जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन जान नहीं छूट सकती, तो ऐसे लोगों को ये लेसन बहुत अच्छा समझ आने वाला है। मैं इसमें अगर जैस अपने फादर को इंक्लूड करता है तो मैं इसमें आपको अपने दादा का हवाला यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा। मेरे जो ग्रैंड फादर थे, अब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जब भी उनके पास बैठा करते थे तो ये इस लेसन के रिलेटेड ही बातें हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं करूँगा। तो जब भी हम उनके पास बैठते थे तो बेसिकली वो हिजरत करके यहाँ पे आए थे, तो हम जब भी उनके पास बैठते थे तो वो अपने आबाई गांव की बातें करते थे, आबाई जगह की बात करते थे जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा, जहाँ पे उनकी जवानी गुजरी। अब वो वहाँ से हिजरत करके, खैर वो आपको पता है कि किस तरह के हालात बने थे और वहाँ से लोग किस तरह लुट पुट के वो हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए। खैर जब भी हम उनके पास बैठते थे तो वो अपने वहाँ के किस्से शुरू कर देते। वहाँ से छम गिरता था, वहाँ पे हम सारा दिन घूमा करते थे, वहाँ पे जंगल था, वहाँ पे मैं बड़ा मज़ा आया करता था। अब मतलब ये हमारी एज ऐसी नहीं थी कि हम इन बातों को सुने, लेकिन अब जो जिस पे बीते, जो जिस जगह को छोड़े, अगर आप किसी जगह पे पैदा हुए हैं, आपने उस पर बचपन गुजारा, अपनी जवानी दी है, और आपको फ़ौरन अगर कोई कहे कि आप उस जगह को छोड़ जाएं, तो आपकी जो फीलिंग्स होंगी वही फीलिंग्स जैस के फादर की भी हैं, उसी फीलिंग्स को, वही फीलिंग्स मेरे दादा के अंदर भी थी। हमारे लिए वो बातें बोर है, लेकिन अगर आप मेमोरी लवर से पूछें जिसका कुछ खोया है, जो किसी अपने प्यारे को उसने छोड़ा है या अपनी जगह को छोड़ा है, या मेमोरी लवर है जो अपनी यादों पे, आप उस बुज़ुर्ग से पूछें जो डिपेंडेंट है किसी पे, जो मोहताज हुआ है किसी का, अब उसके पास अगर आप जाके बैठे तो उसने अपनी पुरानी यादों की किताब खोल ली है। वो बातें हमारे लिए इंतहाई बोरिंग होंगी, लेकिन यकीन जानिए, आप उस शख्स से पूछे, उसका दिल का आप हाल जान सकते हैं कि जिसमें उसने एक उम्र काटी है, और उस उम्र काटने में जिन जगहों पे वो गया है, जिन जिन लोगों से मिला है, जो वहाँ पे जिसका अपना बचपन गुजरा है, उसका अपनी जवानी उसने सारी वहाँ पे गुजारी है, और जब उन जगहों से हमेशा हमेशा के लिए वो दूर हो जाता है, उन लोगों से दूर हो जाता है, तो जो कुछ उसके दिल पे बीतेगी, तो वो शख्स उससे बेहतर हो कोई दूसरा नहीं जान सकता।
तो ये था इसका बैकग्राउंड हल्का फुल्का आपको समझाने के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी जेस के फादर की भी है। कैसे कि जेस का फादर जो है, ये जेस की एज आपको पता है यंग है, जैसे कि आपको बताया हम दादा की बातें सुन के बड़े बोर हो जाया करते थे कि ये कौन सी पुराने किस्से है, छेड़ के बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही किस्से जेस के पास भी हैं, जेस के फादर के पास भी हैं। वो आपको बहुत से किस्से सुनाने वाले हैं, बहुत सी बातें वो आपको बताने वाले हैं। आप इस तरह समझ लें कि जेस के फादर जो हैं वो अपनी लाइफ की जो उन्होंने इतने साल गुजारे, अपनी लाइफ में जो कुछ कर किया उन्होंने, वो अपने बेटे को दिखाना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे है कि जब लेसन स्टार्ट होगा तो जेस के फादर ने जेस को बुलाया हुआ है। ये दो ही करेक्टर है लेसन के अंदर, जेस को बुलाया हुआ है। अब एक पॉइंट यहाँ से है, ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे है, ठीक है। अब जेस ने जो है ये क्या करना है, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको लगा दूँ। यहाँ पे मैं जे लिख देता हूँ, यहाँ पे जे के साथ एफ लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपके पास ये हिडन है, एच से मैं हिडन लिख देता हूँ। अच्छा, जेस के फादर ने जेस को बुलाया है कि मेरे पास आओ, मेरी तरफ आओ, बाप बेटा यूरोप है। यूरोप में आपको पता है कि वहाँ पे फैमिली सेपरेशन होती है, शादी के बाद वलदैन जो है बच्चों को अलग कर देते हैं। तो जेस जो है अपने वलदैन से अलग रह रहा है। तो जेस के फादर ने उसे पैगाम भेजा कि मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ, अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने लाइफ में अचीव किया वो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊँ। एक ऐसा इम्पॉसिबल काम जो कोई नहीं कर सकता था, मैंने वो किया, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अब उसने क्या किया कि जेस के फादर ने जेस को बुलाया। अब जेस जो है वो ये जे से जेस है, जेस के फादर हैं, और ये हिडन प्लेस है। अब कुछ ऐसे है कि जेस जो है वो अपने फादर की तरफ जाएगा लेसन के अंदर, जेस का फादर उसे बुलाया। अब जेस के फादर के साथ वो यहाँ से मूव करेगा, जेस के फादर के घर से काफ़ी ऊंचाई पे जाके वो यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे उन्होंने जेस को कुछ दिखाना है, जो जेस को बुलाने का मकसद था। और है भी काफ़ी गर्मी है भी पहाड़ी इलाका है सारा। तो जेस जो है वो यहाँ से चल के वो अपने फादर की तरफ आता है, फिर फादर से आगे वो काफ़ी दूर उसे एक हाइट पे लेके जाते हैं उसे कुछ दिखाने के लिए। तो ये सारी स्टोरी जो है, वो जो स्टोरी है जेस के फादर की, वो एक पॉइंट से जेस की, ये देखें आप, यहाँ पे ये जेस है, ठीक है, यहाँ पे जेस के फादर है, और ये आपकी हिडन प्लेस है ये सारी। अब जो स्टोरी है, जेस ने यहाँ से अपने फादर की तरफ आना है, फिर फादर से उसने फादर के साथ मिलके वो सारा जो है कि जो कुछ वो दिखाना चाहते हैं इस हिडन प्लेस तक जाना है उसने, जो कुछ फादर उसके दिखाना चाहते हैं। ये स्टोरी सारी जेस की यहाँ से लेकर जेस के फादर तक, फिर जेस के फादर के साथ वो जो सफ़र उनका होता है, दरमियान में जो बातें होती हैं, दरमियान में जो सफ़र उनका कटता है, जेस को क्या याद करवाते हैं, किन किन जगहों से होकर गुजरते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब आप ऐसे समझ लें कि जो लोग सयाह हैं, जो लोग ट्रैवलिंग को फोकियत देते हैं, जो नेचर लवर हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त लेसन है ये। तो ये यहाँ से फिर अपने उस हिडन प्लेस तक जाना है। ये सारे सफ़र की रोदाद है, शुरू से लेकर आखिर तक। शुरू से जस कहता है कि मैं उनके साथ जाता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँचता है, उनके साथ फिर पूरा सफ़र काटता है। सफ़र में उनके साथ क्या बातें होती हैं, क्या कुछ उनके साथ डिस्कशन होती है, किन किन जगहों से होकर गुजरते हैं, रास्ते में कौन सी मेमोरीज अपनी याद करवाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें डिटेल से वो जस को बताते हैं। और एक पॉइंट से यहाँ से एंड पॉइंट तक ये सारा सफ़र उनका, ये सारी रोदाद है जो क्लियरिंग इन द स्काई में लिखी हुई है उन्होंने। खैर, ये तो लेसन का इंट्रोडक्शन था। लेसन शुरू करवाने से पहले मेरी आदत है बच्चों को लेसन का इंट्रोडक्शन ज़रूर दे देता हूँ, ताकि बच्चे जो है वो लेसन के बारे में पता हो कि हम लेसन के अंदर क्या पढ़ने हैं। बाकी उसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला मैं टेक्स्ट के साथ स्टार्ट करवाता हूँ, टेक्स्ट के साथ देखते हैं। तो अब ये यहाँ से इसका टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट में करवाने से पहले आपको कुछ बातें मैंने बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने अपनी बुक से, मैं खुद अपनी बुक जो मैंने पढ़ी है, खुद पढ़ी है, बगैर दौर में मैंने उसको मार्क भी करता रहूँ। तो मैंने बच्चों को भी साथ साथ जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को मार्क करवाता हूँ। अच्छा, आप देखें कुछ इसमें येलो है, कुछ इसमें ग्रीन है। तो इसी तरह सारी पेजेस में आप देखेंगे, ये फर्स्ट पेज है, तो मैं चूँकि इसके लेसन स्टार्ट करवाऊँगा तो फर्स्ट पेज में अपनी बुक से बच्चों को जो जो चीज़ें होती थी मैं साथ साथ उनको प्रिपेयर करता रहता था। तो अब ऐसे है कि आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर में पंक्चुएशन 5 नंबर की आती है और ट्रांसलेशन 15 नंबर की आती है। इसके अलावा वर्ड सिनोनिम्स भी होते हैं, वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, वगैरह वगैरह। आप एक बात याद रखें, अगर मैं आप यहाँ पे अगर आप येलो को देखें तो आप समझ जाएं
कि येलो जो है पंक्चुएशन है, ये 5 नंबर की पंक्चुएशन पास पेपर्स में रिपीट हो चुकी होती हैं, तो मैं उनको येलो कर सर्कल कर देता हूँ। बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनको सर्कल करवा देता हूँ कि ये येलो जो है ये पंक्चुएशन है, और जो ग्रीन आप देख सकते हैं हाईलाइट हुए हैं, ग्रीन सारी ट्रांसलेशन है, ये पेपर में रिपीट हो चुकी होती है। ठीक है, अब सारा लेसन करवाने से अच्छा होता है कि बच्चों जो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन होती है वो बच्चों को साथ अंडरलाइन करवाता रहता हूँ। बाकी रही बात पंक्चुएशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कामा को यूज़ करना है, कैसे यूनिट्स कामा यूज़ करने हैं, कैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, वो मैंने पंक्चुएशन में पूरी लेक्चर्स मैंने सारे 1 बाय 1 एक एक साइन के साथ कामा आपने किस जगह पे यूज़ करना है, फुल स्टॉप किस जगह पे यूज़ करना है, यूनिट्स कामा किस जगह पे यूज़ करना है, कैपिटल लेटर किस जगह पे, वो मैं आपको बगैर तौर पे लिंक भेज दूंगा लेक्चर 1 से। उसमें मेरे 7-8 लेक्चर हैं। आप इंशाल्लाह पंक्चुएशन अगर आप अच्छी तैयार करना चाहते हैं तो पंक्चुएशन के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भेजा हुआ है, आप इस लिंक को आप खोल के पंक्चुएशन को सीख सकते हैं। रही बात ट्रांसलेशन है तो ग्रीन जितने भी आपको पैराग्राफ दिए हैं, इन पैराग्राफ को आप तैयार कर ले, 15 नंबर की ट्रांसलेशन जहाँ से आती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ट्रांसलेशन की टॉपिक स्टार्ट करने के बाद, जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट करवाता हूँ। तो ट्रांसलेशन में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैस और जैस के फादर है। जैस के फादर ने जैस को बुलाया हुआ है कि आप मेरी तरफ आओ, मैंने आपको कुछ दिखाना है। तो अब ये जैस जो है आप उसके अपने फादर के पास पहुँच चुका है, अपने घर से उनके पास पहुँच चुका है। तो उसके बाद ये लेसन स्टार्ट होता है। लेसन की स्टार्टिंग जैस की, जैस स्टार्ट जो है अपने फादर के पास पहुँचा हुआ है। देखिए लेसन का जो आप देख सकते हैं, लेसन का जो राइटर है वो खुद जैस है, लिखने वाला। तो इसमें जैस खुद भी मौजूद है और उसके फादर हैं। तो ये अपने फादर के पास पहुंच चुका है, उसके बाद लेसन की स्टार्टिंग हो जाती है। तो इन्वर्टेड कामा वगैरह आप देखें, साथ साथ आपने यूज़ करने हैं। आप एक बात याद रखना, जब भी ट्रांसलेशन आप करो, पंक्चुएशन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। आप ये कभी मत भूलना कि जब भी इसको ट्रांसलेट करें, जो कामा आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसलेशन में की उर्दू के लिखते हुए भी आप उसको कामा को वगैरह को उसी तरह जो कामा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा एक्सक्लेमेशन साइन फीलिंग्स वही रहती हैं। आप चाहे एक ही ज़ुबान है, आप ज़ुबान कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन आप फीलिंग्स कन्वर्ट नहीं कर रहे। अगर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, आप अपनी ट्रांसलेशन में भी एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ करेंगे। ये सारी बातें मैं बच्चों को डिटेल के साथ बताता हूँ। एक लेसन को मैं पूरा हफ्ता लगा के थोड़ा थोड़ा करके रीड करवाता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आप बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखोगे, बहुत कुछ आपके लिए इसमें काम की बातें होंगी अगर आप इसे सारा अगर आप सुनोगे तो। नहीं तो अगर आप तो इसे वीडियो को सेकंड के साथ चला के या आप थोड़ा थोड़ा करके भी सुन सकते हैं, ताकि आप जो अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग भी कर सके। और एक और बात में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप मेरे लेक्चर को सुने, लेसन को सुने, तो काइंडली आप अपनी बुक अपने सामने रखें। जो कुछ मैं रीड करवा रहा हूँ अपनी बुक से रीड करें, जो मैंने निशान लगाए हुए आप अपनी बुक पे निशान लगाए। जो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम्स बताता जाऊँगा, लिखवाता जाऊँगा, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, आप उनको काइंडली अपनी बुक पे नोट करते जाएँ, ताकि आपके साथ जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाए। लेसन ख़त्म करवाने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको MCQs भी शो करूँगा जो पास पेपर्स के हैं, और इसके अलावा जो वर्ड सिनोनिम्स पास पेपर में इस लेसन से रिपीट हुए हैं वो भी शो करूँगा, और इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी शो करूँगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस सारी ट्रांसलेशन को अच्छा सुनोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई MCQs है वो आपसे रह जाएगा, या कोई वर्ड सिनोनिम्स है जो मैंने आपको ना बताया होगा, या कोई क्वेश्चन ऐसा लेसन सुनने के बाद आपको क्वेश्चन की न समझ आएगी। खैर, अब ये तो सारी बातें ट्रांसलेशन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें मेरे जहन में आती है, मेरी कोशिश होती है बच्चों को साथ साथ गाइड करता रहूँ। तो जैसे कि लेसन जो है स्टार्ट होता है, वो जैस अपने फादर के पास पहुँच चुका है। अब जैस के फादर जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दिस इज़ द वे जैस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे कहते हैं रास्ते को। कोशिश करूँगा जो जो मुश्किल वर्ड लगेंगे मैं आपको मीनिंग बताता जाऊँगा, आप साथ साथ लिखते जाएँ। और जो वर्ड मुझे लगेगा कि ये वर्ड जो है पेपर में रिपीट हो सकता है या हुआ हुआ है, तो मैं आपको साथ इंग्लिश के साथ वर्ड उसका बता भी दूँगा, आप काइंडली उसे नोट भी कर लें। तो जैस के फादर एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं जैस से, क्योंकि जैस अपने फादर के पास पहुँच चुका है। तो जैस के फादर कहते हैं दिस इज़ द वे जैस, वे कहते हैं रास्ते को, दिस इज़ द वे। जैस के उनके पास पहुंचा है, अब उसे रास्ता दिखा रहे हैं, अब उसे रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने उस सफ़र की तरफ जाना है। मैं उनको पॉइंट्स के साथ समझाया था जिसकी तरफ वो उसे लेके जाना चाहते हैं, जिसमें कुछ दिखाना चाहते हैं उसे। जैसे उनके पास पहुंचा, अब उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अब उसके फादर बोल रहे हैं क्या कि दिस इज़ द वे, ये वो रास्ता है जैस जैस जैस, ये रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे फादर ने कहा, मेरे अबू ने कहा कि जैस ये वो रास्ता है। पॉइंटिंग, पॉइंट कहते हैं, मैंने मीनिंग साथ लिखे हुए इसलिए कि आपको मुश्किल ना हो इसमें। पॉइंट कहते हैं इंडिकेट करने को, आपकी फोकस ऑफ अटेंशन आपकी बुक पे होनी चाहिए।
जो कुछ भी है लिखा हुआ आपकी बुक पे अंदर लिखा हुआ है, आप मोबाइल रख के आप सुन सकते हैं कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको अपनी बुक आपके पास होगी, आप उस बुक को इंडिकेट करते जाएं, बुक को आप मार्क करते जाएं, बुक के ऊपर लिखते जाएं जो जो कुछ मैं आपको दूंगा, जो मीनिंग बताऊंगा आपको उसके साथ स्पेलिंग भी आएंगे, आप उसे बेशक चाहे देख के लिख सकते हैं साथ साथ। ठीक है, काइंडली अपने बुक पे फोकस रखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो जैस के फादर कहते हैं कि ये वो रास्ता है, सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा। पॉइंटिंग, पॉइंट इशारा करने को कहते हैं, इंडिकेट करने को कहते हैं, सिग्नल देने को कहते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग इशारा कर रहे हैं विद हिज केन, बूढ़े हो चुके हैं, केन कहते हैं स्टिक को, छड़ी को। जो जो वर्ड है लिखते जाना साथ, कुछ भी पेपर में रिपीट हो सकता है, जरूरी नहीं के पास पेपर्स ही आपके पेपर में रिपीट होंगे, तो वो कुछ भी आपको कह सकते हैं। तो अब उनके पास एक केन है, एक छड़ी है, उस छड़ी के साथ वो इशारा कर रहे हैं, एक ऊंची जगह पे खड़े हुए हैं दोनों बाप बेटा। तो वो अपनी छड़ी के साथ इशारा करके जैस को बता रहे हैं कि ये वो रास्ता है, मेरे बाप ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा कर रहे हैं। अक्रॉस, अक्रॉस कहते हैं पार को, जिस तरफ वो खड़े हैं, अब वो इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो इस ये ऊंची जगह है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ से देखें आप, अपनी स्टिक के साथ वो इशारा कर रहे हैं, अक्रॉस वो इशारा कर रहे हैं, पार इशारा कर रहे हैं, किधर, द डीप वैली। वैली कहते हैं जो दो पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होता है, दो पहाड़ों के दरमियान, अब ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये दरमियान वाला रास्ता जो वैली होगा। छोटी छोटी बातें आप अपनी माइंड में रखें। तो पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ वो इशारा कर रहे हैं। अक्रॉस, यहाँ से देखें, अब यहाँ पे जैस और जैस के फादर खड़े हैं, यहाँ से वो इशारा कर रहे हैं, देखो मैंने एरो का साइन डाला हुआ है, दूसरी वादी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पॉइंटिंग इशारा कर रहे हैं विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ इशारा करके बता रहे हैं। अक्रॉस पार इशारा करें, द डीप वैली, डीप वैली, ये जो वैली जो मैंने एरो का निशान नीचे डाला हुआ है, जो दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको वादी कहते हैं। तो बिलो कहते हैं अंडर को, नीचे को। अब नीचे जो गहरी वादी है, डीप वैली, गहरी वादी की तरफ इशारा कर रहे हैं, अस हमारे। अब ये दोनों खड़े हैं, अब इन दोनों की गहरी वादी जो वो यहाँ पे बनती है। अब ये अपनी छड़ी के साथ पार इशारा कर रहे हैं, जो नीचे गहरी वादी है उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि दिस इज़ द वे, हमने जिस रास्ते पे जाना है वो ये रास्ता है, ठीक है, अब इस रास्ते की तरफ वो जाना है, मतलब यहाँ से उन्होंने दूसरी वादी की तरफ जाना है। आई वॉन्ट टू शो, आई वॉन्ट मैं चाहता था, टू शो दिखाना, यू समथिंग, अब उसका बाप कह रहेगा आई वॉन्ट टू शो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। यू हैव नॉट सीन, यू हैव नॉट सीन, सीन सी सा सीन है, थर्ड वर्ब लगा हुआ है। यू हैव नॉट सीन, जो तुमने नहीं देखी होगी, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत से सालों में, बहुत साल हो गए तुमने ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी। आगे आप देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, पंक्चुएशन का साइन है, आपने ज़रूर याद रखना है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को, जब भी आपकी इमोशन सडन फीलिंग्स शो होती हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ शो की जाती हैं। तो देखें वो चूँकि काफ़ी एक्साइटेड है, बड़े वो मोटिवेटेड अंदाज में, बड़े इंस्पिरेशन अंदाज में, बड़े वो एक्साइटेड हैं कि कुछ मैं अपने बेटे को दिखाने जा रहा हूँ, तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, बड़े जोश के साथ वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने अपनी लाइफ में, जो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ख़ास तौर पे जो ट्रांसलेशन है वो आपने अच्छी तैयार करनी है, बाकी एज ए स्टोरी के तौर पे आप उसे सुन सकते हैं, पंक्चुएशन आपने माइंड में रखनी है। इज़ नॉट इट टू हार्ट, आगे से अब उसका बेटा जवाब दे रहा है, इज़ नॉट इट, इज़ नॉट इट, जब भी हेल्पिंग वर्ब आपके स्टार्ट में आती है तो आपको पता है ये क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं। इज एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे स्टार्ट पे, इज़ नॉट इट टू हार्ड, टू वेरी हार्ड, टू जब भी होगा, क्योंकि ग्रामर भी साथ साथ आपको हल्की फुल्की बताऊंगा, तो टू जब भी होगा ये नेगेटिव सेंस के लिए, टू और वेरी दोनों का मतलब बहुत होता है, टू का भी और वेरी का भी। तो टू जब भी यूज़ होगा ये एज ए नेगेटिव के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव साइड होती है, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी बहुत खुश। अब देखें एक अच्छी बात है, लेकिन आई एम टू एंग्री, टू एंग्री एक बुरी बात है, आपके नेगेटिव को शो करता है, तो ये टू जो है वो नेगेटिविटी के लिए होता है, और वेरी जो होता है वो पॉजिटिव को शो करता है। अब टू हार्ट, इज़ नॉट इट टू हार्ट, वो बात पूछ रहा है उनसे, इज़ नॉट इट टू हार्ट, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, फॉर यू, आपके लिए, इट इज़ नॉट इट टू हार्ड फॉर यू, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, टू डू मच वॉकिंग, कि इतनी ज़्यादा वॉक आपको पता है चलने को कहते हैं, आप इतना ज़्यादा चलते हैं, क्या आपके लिए गर्मी नहीं है। आई वाइप्ड, वाइप करना आपको पता है, वाइप वाइपर से है, वाइपर क्या करता है, वाइपर जितने भी जो पानी गिराता है उसको वाइप करता है, खुश करता है, ड्राई करता है। आई वाइप, मैंने वाइप किया, वाइप वाइपर से ही आपको पता है वाइपर का जो काम है, वाइपर से आप क्या करते हैं फर्श से,
कि आप किसी चीज़ को खुश्की करते हैं, तो आई वाइप्ड मैंने खुश किए द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट। स्ट्रीम्स वैसे जो नदी को कहते हैं, लेकिन स्ट्रीम्स नदी ऑफ स्वेट, स्वेट पसीने को कहते हैं। अब स्ट्रीम्स आपको पता है यहाँ पे नदी के तौर पे तो नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रीम्स यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉप्स के सेंस में यूज हुआ है, कतरे जो है। ऑफ स्वेट पसीने के कतरे मैंने साफ किए, फ्रॉम माई फेस अपने फेस से, अपने चेहरे से, टू कीप देम। अब कुछ बातें जो होंगी वो आपको मैं आपकी हेल्प करूँगा आपकी ट्रांसलेशन आसान करने के लिए, तो आपको मैं उसको चेंज करवाता जाऊँगा। आप उनको साथ साथ चेंज करते जाए कि टू कीप देम, टू स्टॉप देम, ऐसे ट्रांसलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। अब ऐसा कि उनसे पूछ रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आप इतनी वॉक करते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है। पंक्चुएशन में जब क्वेश्चन होगा कोई मार्क नहीं पड़ा हुआ होगा पेपर में, आपने खुद देखना है जो क्वेश्चन है तो आपको खुद क्वेश्चन मार्क डालना है, ठीक है। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, आई वाइप द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, वाइप आई ड्राई, मैंने खुश किए द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, मैंने कतरे खुश किए पसीने के, फ्रॉम माई फेस अपने चेहरे से, टू कीप दैम, टू स्टॉप दैम, कि मैं रोक सकूं उन कतरों को, फ्रॉम स्टिंगिंग माई आई। स्टिंगिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टिंगिंग पेपर में रिपीट हो चुका है। अच्छा, तो ये देखिए सारा अगर लाइन की ट्रांसलेशन करूं तो आई वाइप द स्ट्रीम ऑफ स्वेट, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड की ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। आप इन वर्ड को खुद जोड़ के सेंटेंस को पूरा सीक्वेंस बना सकते हैं। आप जितने भी वर्ड्स हैं आप उनके मीनिंग आपको होने चाहिए, अच्छे याद होने चाहिए, मीनिंग आपको आती होंगी, आप उस सेंटेंस को खुद ब खुद जोड़ सकते हैं। अगर आप हेल्पिंग बुक को सामने यूज़ करेंगे तो काफ़ी मुश्किल वर्ड यूज़ हुए होते हैं, आप उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आप इस वर्ड को देखें, आई वाइप, मैंने साफ़ किए द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने के कतरे साफ़ किए, फ्रॉम माई फेस अपने चेहरे से, टू कीप देम, टू स्टॉप देम। अब चेहरे पे पसीने के कतरे आ रहे हैं, उसने साफ़ किए हैं, क्यों? क्योंकि रोक सके देम, उन्हें, उन्हें मतलब जो ड्रॉप्स ऑफ स्वेट है, जो पसीने के कतरे उन्हें रोक सके, फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, फ्रॉम बर्निंग माई आइज़, ठीक है। अब इरिटेटिंग है, बर्निंग है। अब ये याद रखना कि जो वर्ड पेपर में रिपीटेड होते हैं वो मैंने साथ साथ आपको इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर में काफ़ी रिपीटिंग है। तो दो तीन वर्ड हैं, एक इरिटेट है, एक बर्निंग है, एक कटिंग है, तीन वर्ड है, तीनों में से कोई पेपर में रिपीट हो सकता है। आप तीनों याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आप उसमें जो जो बता रहा हूँ आप उसको साथ साथ लिखते जाएँ। स्टिंगिंग का मतलब स्टिंग कहते हैं चुभने को, ठीक है। बर्निंग भी है, इरिटेट भी है और कटिंग भी है, तीन चीज़ें आप इसमें, ताकि उनके जो पसीने कतरे आपको पता है जब आंखों में लगते हैं तो काफ़ी चुभते हैं, पसीना उनमें निमकियात होती है, आंखों में लगते हैं। तो मैं इसने क्या किया, मैंने पसीने के कतरे जो मेरी आंखों में थे, आंखों में जाने से मैंने रोका, मैंने उन्हें कतरों को साफ़ किया, कि मैंने उन कतरों को साफ़ किया ताकि मेरी आंखों में वो चुभन पैदा ना करे, मेरी आंखों को जलाए ना, इसे मैंने रोकने के लिए अपने कतरों को साफ़ किया। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इस पैराग्राफ को खास तौर पे गौर से सुनना है। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, आई डिड नॉट, डिड जब भी होता है पास्ट के लिए यूज होता है, याद रखना। माजी को आपने कहना है, डिड माजी के लिए यूज होता है, ठीक है। आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब लगता है। आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू गो विद हिम, टू गो जाना, विद हिम उनके साथ, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। क्यों? आई हैड जस्ट फिनिश्ड, वाई डिड नॉट द राइटर वांट टू गो विद हिज फादर, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्यों राइटर जो है, क्यों वाई डिड नॉट जस्ट वांट टू गो विद हिज फादर, क्यों नहीं अपने फादर के साथ जाना चाहता था, जब उन्होंने बुलाया तो क्यों एग्री नहीं था। अब ये सारी बात अपने दिल में सोच रहा है, अपने फादर को नहीं उसने बताई। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वजह बता रहा है, क्यों? आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी, फिनिश कहते हैं ख़त्म करने को, आई हैड जस्ट फिनिश्ड, जस्ट अभी अभी मैंने ख़त्म किया था, वॉकिंग चलना ख़त्म किया था, अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज। मैंने शुरू में आपको पॉइंट्स बताए थे, ये फजूल नहीं थे, इसलिए आपको बताए थे कुछ बातें। यहाँ पे एक पॉइंट जेस का है, दूसरा पॉइंट जेस के फादर का, ये देखिए आप, ठीक है। अब जेस का और जेस के फादर का, व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम जेस होम टू हिज फादर, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कि अब कहता है कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, यहाँ से जब वो जस के अपने फादर के पास पहुँचता है तो कहता है ही डिड नॉट वांट टू गो विद हिज फादर बिकॉज ही हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, क्योंकि अभी उसने वॉक करना ख़त्म किया था, अभी उसने चलना ख़त्म किया था। अ हाफ माइल, देखो इसका डिस्टेंस बता रहा है कितना उसका फासला था, जस का यहाँ से जस के फादर तक कितना फासला था, हाफ माइल, आधा मील, मैं अभी चलना ख़त्म किया था। अप ऊपर, हिल कहते हैं पहाड़ी को, पहाड़ी के ऊपर उसने आधा मील चलना ख़त्म किया था। फ्रॉम माई होम, अपने घर से,
टू हिज मतलब यहाँ पे देखिए अपने फादर की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने घर से टू हिज फादर अपने बाप के घर तक आधा मील का फासला पहाड़ी के ऊपर चढ़ के मैं आया था, इसलिए आधा मील का फासला। गर्मी शदीद है, अपने बाप के घर आधा मील का फासला और वो भी पहाड़ी पे तय करके आया, तो कहता है शायद गर्मी थी इसलिए मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड कैरिड लेके आना, कैरी से, अब आई हैड कैरिड मैं लेके आया था। अब बास्केट हैड भी याद रखना पास्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आई हैड कैरिड मैं ले आया था अ बास्केट ऑफ डिशेस, बास्केट टोकरी लेके आया था, डिशेस प्लेटों की, टू मॉम मदर के लिए, अपनी माँ के लिए मैं प्लेटों की टोकरी लेके आया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, जो पॉइंट अपने घर से लेकर फादर तक है। टू स्लिप्स कहते हैं जैसे स्लिप हो गया बंदा जो स्लिप हो जाता है। टू स्लिप्स इन द रोड, सड़क पे दो जगह पे फिसलन थी। अब स्लिप्स पे भी एमसीक्यूज याद ना, जो बता रहा हूँ आप ऊपर एमसीक्यूज लिख दिया करो पेपर में, जरूरी नहीं है कि जो आपके पास रिपीटेड दिखाऊंगा वही इसके अलावा भी पर में रिपीट हो सकते हैं। तो टू स्लिप्स इन द रोड, रोड के ऊपर दो जगह पे फिसलन थी। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार को भी लेके नहीं जा सकता था, कि अब एक चांस था कि मैं अपने घर से अपने बाप के घर तक कार में आऊँ, लेकिन कहता है दो जगह पे फिसलन थी। वाई कुड नॉट जस्ट ड्राइव हिज कार बिकॉज देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, इसलिए तो हल्की फुल्की बता रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जैसे अपने फादर के घर तक कार में क्यों नहीं आया, क्योंकि रोड पे दो जगह पे फिसलन थी। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार को ड्राइव नहीं कर सकता। एंड आई न्यू, और मैं जानता था हाउ हॉट इट वाज, कि कितनी गर्मी थी। इट वाज 97 इन द शेड, आपको पता है कि सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में, ये फ़ारेनहाइट आपको इतना मैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी वीक होते हैं उनको फ़ारेनहाइट और शायद सेंटीग्रेड का स्केल, आप ये इतना समझ लें कि जो है ना, एक तेज़ पैमाना होता है टेम्परेचर को मापने का, एक हल्का पैमाना होता है, ठीक है। जो हल्का पैमाना है वो फ़ारेनहाइट है, जो तेज़ पैमाना है वो सेंटीग्रेड है। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनको इसमें काफ़ी फ़र्क पता है। मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा, लेकिन क्योंकि इस मेरे लेक्चर को जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी सुनते हैं, तो उनके लिए समझाने के लिए मैं इतना बता दूं कि ये हल्का पैमाना जो 97 इन द शेड है। और पानी की बॉयलिंग आपको पता है सेंटीग्रेड में वो 100 पे जाके बॉयल हो जाता है, और इसी तरह 237 जो फ़ारेनहाइट में जाके वो, अगर फ़ारेनहाइट में जिसमें ज़्यादा स्केल होते हैं वो ज़्यादा स्केल वो 237 पे जाके बॉयल होता है। खैर पैमाना नापने का एक तेज़ है और एक हल्का है। अब ऐसे कि फ़ारेनहाइट स्केल में जो 97 इन द शेड, दर्जा हरारत जो था, शेड कहते हैं साए में 97 दर्जा हरारत था। आई न्यू, मैं जानता था, डैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल, जनवरी से अनटिल अप्रैल तक अपने बाप के बारे में हल्का फुल्का बताएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा, फिर उसके बाद सफ़र का स्टार्ट करेगा। मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप इसे, ठीक है, ऊपर एमसीक्यूज़ लिख लो। अब मेरे बाप जो था वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुका था। वन ऑफ द डॉक्टर्स, 8 डॉक्टरों के पास गया, 8 में से एक ने, वन कहते हैं एक, डॉक्टरों में एक ने, हैड टोल्ड हिम, उसने उसे बताया नॉट टू वाक नहीं करना। अब इसमें देखना ज़रा, अब उसका पागलपन कितना है। और डॉक्टर ने उसे कहा कि वाक नहीं करनी है आपने, नॉट टू वाक द लेंथ ऑफ ए सिटी, लेंथ फासला, डिस्टेंस। अब सिटी ब्लॉक अगर आप जगह के नाम के तौर पे ले, शहर के ब्लॉक वैसे हाउस को भी कहते हैं वहाँ पे, लेकिन आप सिटी ब्लॉक, शहर के ब्लॉक तक भी आपने फासला, थोड़ा फासला भी नहीं। अब शहर का ब्लॉक आप देखें तो अगर आप शहर का ब्लॉक यहाँ से है, आप डॉक्टर के पास गया, यहाँ पे सिटी ब्लॉक है, वो कहता है आपकी सेहत इजाज़त नहीं देगी आप यहाँ से यहाँ तक भी जाएँ, आपका घर तो फिर यहाँ पे होगा, आपने यहाँ तक अपने घर में नहीं जाना, ठीक है। अब यहाँ तक ब्लॉक तक का फासला, सिटी ब्लॉक तक का फासला आपने तय नहीं करना। क्या करना है, ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे बाप को बताया, टू गेट अ टैक्सी, आप एक टैक्सी लें, टू टेक हिम होम, आप यहाँ से अपने घर तक टैक्सी में जाएं, टैक्सी लें टू टेक हिम होम, जो आपको घर ले जाए। बट माई फादर वॉकड होम, डॉक्टर की ऐसी की तैसी। डॉक्टर कौन होता है, मुझे एडवाइस करने वाला। कुछ होते हैं सप्ती टाइप लोग, कुछ होते हैं पागल जो अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं। अब क्या, बट माई फादर, लेकिन मेरे बाप ने, वॉकड होम, घर पहुंचा, 5 माइल्स, 5 मील तय करके घर पहुंचा, अक्रॉस द माउंटेन। अब देखें 5 मील एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 5 माइल का फासला जो है डॉक्टर के क्लिनिक से अपने घर तक का फासला 5 मील बनता था। अब 5 मील का फासला उसने अपने घर से डॉक्टर के घर तक, डॉक्टर की क्लिनिक से अपने घर तक उसने तय किया। एंड टोल्ड मॉम, और मदर को बताया, माँ को बताया
व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था। अब माँ ने भी आगे से शाबाशी दी होगी, क्या बात है आपकी, बहुत अच्छा आपने काम किया है। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने उन्हें बताया था, द सेम थिंग, बिल्कुल यही चीज़ डॉक्टर ने भी बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड, और वो लिव्ड यहाँ पे जिंदा के सेंस में, ठीक है, लिव ऐसे रहने को कहते हैं, लेकिन लिव्ड यहाँ पे जिंदा है। एंड ही हैड लिव्ड, अब 40 साल पहले भी डॉक्टर ने कहा था कि आप मेहरबानी करें, आप फासला कम करें, चलना फिरना ख़त्म करें, आप जो है नहीं चल सकते, आपकी हिम्मत नहीं है इतनी ज़्यादा, आपकी बॉडी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन ही हैड लिव्ड, वो जिंदा थे, टू रेज अ फैमिली, रेज नोरिश के लिए लिख लो, नशोनुमा करना, NOURISH, तो नोरिश अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी सिबलिंग्स ऑफ जैस फादर, सिबलिंग कहते हैं कि जो बहन भाई होते हैं, SIBLING, ठीक है। अब फैमिली मेम्बर्स कितने थे जैस के फादर, जैस की फैमिली में वगैरह वगैरह जो भी है, बहन भाई कितने थे, बच्चे कितने थे जैस के फादर के वगैरह, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लें। अब कहता है कि वो 5 बच्चों के ख़ानदान को पालने के लिए वो जिंदा थे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क, उन्होंने इतना हार्ड वर्क, एज मच हार्ड, ही हैड डन उन्होंने किया था, एज मच हार्ड वर्क, इतना सख्त काम किया था, इन दोज ईयर्स, उन सालों में, एज एनी मैन, जिसमें कोई भी आम आदमी कर सकता। हालांकि वो बीमार थे, हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था, लेकिन इन्होंने उतना काम किया उन सालों में जितना कोई भी आम आदमी कर सकता था, मतलब एक सेहतमंद आदमी के बराबर का इन्होंने काम किया। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रख लेना। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के लिए ओपोज भी लिख दो, OPPOS। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, आई कुड नॉट अपोज, मैं उनको अपोज कहते हैं, किसी को एहतजाज करना। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, आई कुड नॉट अपोज, आई कुड नॉट ऑब्जेक्ट भी है, इतराज़ करना। आई कुड नॉट अपोज, आई कुड नॉट ऑब्जेक्ट, मैं उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, मैं उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता था, ये भी याद रख लें, REJECT, रिजेक्ट, मैं उनको रिजेक्ट नहीं कर सकता था, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट रिफ्यूज़ है, रिजेक्ट है, ओपोज है, ये 2-3 वर्ड है। टू हिम नाउ, अब मैं उनको एहतजाज नहीं कर सकता, घर तक पहुँच आया था, मैं एहतजाज कैसे करता हूँ उनको, मैं नहीं जा सकता। ही हैड मेड हिज माइंड, मेड कहते हैं प्रिपेयर्ड को, अब उन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर, कुछ लोग कहते हैं होते हैं कि बस जिस चीज़ का फैसला कर लिया बस मैंने करना ही, नुकसान है फ़ायदा है जो कुछ भी है बस मैंने करना है। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना माइंड बना लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना माइंड बना लेते हैं, टू डू अ थिंग, कि मैंने कुछ करना है, ही वुड डू इट, मेरा सबसे पसंदीदा करैक्टर है ये, बड़ा ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत मेमोरीज को रिवाइज करवा देता है ये। अब उन्होंने एक कोई भी चीज़ करने का इरादा कर लिया, मेड अप, मेड अप कहते हैं प्रिपेयर करने को, याद रखना दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेड अप मिल के प्रिपेयर करना होता है। अब ये हैड मेड अप इज माइंड, उन्होंने अपने माइंड बना लिया, अपना जहन बना लिया, टू डू अ थिंग, कुछ करने का, ही वुड डू इट, वो करेंगे। देखें पास्ट को हमेशा पास्ट ही फॉलो करेगा, वुड कभी भी आपका, जब भी आप वुड यूज़ करोगे पीछे सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए, आप इस यहाँ पे विल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस पीछे पास्ट का है। ही वुड डू इट, तो वो ऐसा करेंगे। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, क्रॉल क्रीप होता है, CREEP, क्रीप इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अगर उन्होंने कोई चीज़ तैयार करने का इरादा कर लिया, कोई चीज़ करने का इरादा कर लिया, कोई प्लान बना लिया, माइंड रेडी कर लिया, तो फिर ही वुड डू इट, वो ऐसा करेंगे। इफ़ अगर ही हैड टू क्रॉल, हैड टू, हैव टू, हैज़ टू वगैरह वगैरह सारे जो हैं ये मजबूरी को शो करते हैं, करना पड़ता है। आई हैव टू गो, आई हैव टू स्टडी, मुझे स्टडी करनी पड़ती है। हैव टू, हैज़ टू प्रेजेंट के लिए होते हैं, हैड टू पास्ट की मजबूरी होती है। अब देखें मुझे स्टडी करनी पड़ती है प्रेजेंट में है, मुझे स्टडी करनी पड़ी पास्ट में है, मुझे स्टडी करनी पड़ेगी फ्यूचर में चला जाएगा। तो अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ टू, हैव टू होगा, पास्ट में है तो हैड टू होगा, और अगर फ्यूचर में है तो विल हैव टू, शैल हैव टू होगा, वगैरह वगैरह सारी बातें हल्की फुल्की ग्रामर की बच्चों को साथ में बताता रहता हूँ। तो इफ़ ही हैड टू क्रॉल, अगर उन्हें क्रॉल क्रीप रेंगना पड़ जाए, माइंड बना लिया करना है चाहे मुझे रेंगना ही क्यों ना पड़ जाए। ही डिड नॉट केयर, केयर परवाह करना, ही डिड नॉट केयर वो परवाह नहीं करते थे। इट वॉज 97, पास्ट की बातें हैं, पास्ट में लिख रहे हैं सारे। अब उसने अपने फादर की वो बातें सारे बता रहा है कि वो इस बात की केयर नहीं करते थे, वो परवाह नहीं करते थे। इफ़ इट वाज 97 इन द शेड और 16 बिलो ज़ीरो, 97 दर्जा हरारत है या बिलो ज़ीरो -16 है, अब उनको परवाह नहीं है। आप याद रखें जब टेम्परेचर
प्लस में होता है तो टेम्परेचर आगे की तरफ जाता है, टेम्परेचर नेगेटिव की तरफ होता है टेम्परेचर पीछे की तरफ आता है। आसान अल्फाज में बताऊं कि आप ऐसे देख लें कि ज़ीरो पे टेम्परेचर जो होगा अब ज़ीरो से पीछे जाता जाएगा, ज़ीरो पे बर्फ़ बन जाती है, ठीक है। अब ज़ीरो से पीछे जाएगा, बर्फ़ और सख्त होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब ज़ीरो से आगे की तरफ जाएगा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे -16 है, अब आगे जू जाएगा टेम्परेचर आगे की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ आएगा टेम्परेचर पीछे की तरफ आएगा तो टेम्परेचर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब वो कहते हैं टेम्परेचर आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ आता है, गर्मी होती है या सर्दी होती है, उन्हें इस चीज़ से परवाह नहीं है। He would not care if it was 97 in the shade or 16 below zero, उन्हें परवाह नहीं है टेम्परेचर 97 है या -16 है, बिलो जीरो मतलब 16 से दर्जे नीचे है। आई वाइप्ड मोर स्वेट, शायद बेचारे को गर्मी लगी हुई है। बाप ने माइंड बना लिया है, जो करना है अब उन्होंने करना है, इसने बस हामी भरनी है, इसने आमीन करनी है, उनसे पीछे उनको फॉलो करना है। आई वाइप्ड मोर स्वेट, वाइप्ड मैंने साफ़ किया, मोर स्वेट मज़ीद पसीना साफ़ किया, फ्राम माई फेस अपने चेहरे से। एज आई फॉलोड हिम, फॉलो कहते हैं उनको पैरवी करना, किसी चीज़ को आप पीछे पीछे चलना। एज आई फॉलोड हिम, फॉलो चेज़ किया मैंने उनको, जब मैं उनके पीछे चला मैंने मज़ीद पसीना साफ़ किया। डाउन द लिटल पाथ, एक छोटे से रास्ते की तरफ उनके पीछे चला। बिटवीन द पास्चर एंड मेडोज, अब यहाँ पे आप याद रखना, अब ये रास्ता आप याद इसलिए बता रहा हूँ कि रास्ता आपने याद रखना है यहाँ पे। अब इस रास्ते पे वो जा रहे हैं, अब ये रास्ता बिटवीन पास्चर एंड मेडो, पास्चर के लिए पी है, मेडो के लिए एम है। अब पढ़ाना आपको ऐसे ऐसी आसान मुझे जितना है मैं कर सकता हूँ उसी तरह कर सकता हूँ। अब पास्चर कहते हैं चरागाह को, ये भी ग्रासी लैंड होता है, मेडोज भी ग्रासी लैंड होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पास्चर में जो ग्रास होगा वो चरने वाला होगा, ठीक है, गायें भैंसें वहाँ पे चरती हैं, ग्रास जो होगा वो बड़ा होगा। लेकिन मेडो में जो ग्रास होगा, जैसे आप ग्राउंड में देखते हैं, वो ग्रास बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, प्यारा लगने वाला जो होता है, ज़मीन के साथ साथ जी चरने के काबिल नहीं होता। अब पास्चर जो है वो चरागाह होगी जिस पे चरते हैं जानवर, मेडोज होगा सब्जाजार होगी। फ़र्क आपको समझाया कि पास्चर चरने वाला घास होता है और मेडोज जो है वो सब्जाजार होता है जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब कहता है कि हम जो उस रास्ते से गुजरे थे जो चरागाह और सब्जाजार के दरमियान था, उस रास्ते से गुजरे थे, मैंने मज़ीद पसीना साफ़ किया। सडनली, पंक्चुएशन के लिए लिखा हुआ है, सडनली अचानक से ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एट द एज, एज आप याद रख लें ब्रिंक किनारे को कहते हैं, एज कॉर्नर हो गया, एज ऑफ द मेडोज दोनों तरफ आपको पता है ये रास्ता है, तो इस ये रास्ता जा रहा है। अब ये रास्ता एक तरफ मेडोज है एक तरफ पास्चर है। अब अचानक से वो रुके और रुकने के बाद उन्होंने क्या किया, ही टुक हिज पॉकेट नाइफ, एज ऑफ द मेडो, सब्जादार के किनारे पर रुके, टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना पॉकेट नाइफ, जो पॉकेट जेब को कहते हैं नाइफ, जो चाकू है, अपना पॉकेट में उन्होंने नाइफ निकाला, छोटा चाकू आपको पता है अक्सर पॉकेट में भी पड़ जाता है। अब उन्होंने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला, फ्राम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से अपनी जेब से उन्होंने चाकू निकाला, एंड कट और काटा अ विस्प ऑफ एल्फाल्फा, विस्ट फिस्ट FIST, फिस्ट मुट्ठी को कहते हैं, मुट्ठी बार उन्होंने एल्फाल्फा एक ग्रास है, याद रखना एल्फाल्फा एक ग्रास का नाम है, उसका घास का नाम है जिसको एल्फाल्फा कहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, मुट्ठी बार उन्होंने एल्फाल्फा काटे, जो ग्रास था उन्होंने वो काटा। ही हेल्ड इट, हेल्ड उन्होंने कैप्ट, KEPT, कैप्ट रखा। अब क्योंकि जिस जगह से जो बचपन गुजरा होता है, जो शादी गुजरी होती हैं, अब उसके एक एक पत्ते से उसे इश्क हो जाता है। अब उन्होंने कितना इश्क आप उसे देखते हैं, घास को काट के कैप्ट इट बिटवीन हिम एंड द सन, क्या किया, बिटवीन हिम अपने एंड द सन, और सूरज के कैप्ट दरमियान रख दिया। ऐसे ऊपर आप देख सकते हैं कि मुट्ठी भर घास काट के अपने और सूरज के दरमियान रख देते हैं। क्या कहते हैं, लुक एट दिस, इसको देखो, जैसे से देखो। ही ब्रैग्ड, ब्रैग्ड याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रैग्ड कहते हैं बूस्टेड को, BOASTED, ठीक है। फील प्राउड, कोई चीज़ आप बड़े फ़ख्र के साथ बताते, फ़ख्रिया अंदाज में बताना, शेखी बिखारना इसे कहते होते हैं उर्दू में। अब उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में, बड़ी शेखी के साथ उन्होंने ऐसे के फ़ख्र के साथ बड़ा जोशीले अंदाज में, लुक एट दिस, घास के साथ प्यार नज़र आ रहा है, जगह के साथ प्यार नज़र आ रहा है, हर पत्ते के साथ प्यार नज़र, कहते हैं लुक एट दिस जैस, इसको देखो। एक्सक्लेमेशन का साइन आपको बता रहा है कितने एक्साइटेड है वो। जब भी एक्सक्लेमेशन का साइन है आपको एक्साइटमेंट नज़र आएगी, आपको सडन फीलिंग नज़र आएंगी। कहते हैं देखो जैसे से। ही ब्रैग्ड,
बड़े प्राउड के साथ बोले। BOAST बूस्ट, फ़ख्र के साथ कहना। अब उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा, जैस इसे देखो। डिड यू एवर सी, क्या तुमने सी देखा, एवर कभी देखा है, बेटर बेहतर, अल्फाल्फा, क्या तुमने अल्फाल्फा देखा है, घास देखा है, ग्रो उगाओ, ग्रो आउट द अर्थ, ज़मीन पे ऐसा बेहतर घास उगा देखा है। बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं। इट इज़ द बेस्ट लुकिंग ए, बेटा भी है, उन्हीं का बेटा है, अपने बाप को हर्ट तो नहीं कर सकता। कहता है इट इज़ द बेस्ट लुकिंग हे फोल्डर लिखा हुआ है, जो घास है, ऐसा घास जो चरने वाला होता है, जो नरम घास होता है, जो चारे के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कहते हैं बेटा कि जनाब ये बेस्ट लुकिंग है, बड़ा ज़बरदस्त घास है, ये अच्छा दिखने वाला ये घास है। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने शायद ही किसी जगह पे देखा हो। आई सेड, मैंने कहा, आई राइटर है जो, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, बेटर लुकिंग अल्फाल्फा, मैंने इतना बेहतर अल्फाल्फा नहीं देखा। इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, लास्ट टाइम पेपर में रिपीट हुआ हुआ ये पैराग्राफ, लास्ट टाइम पेपर में ग्रुप 1 या 2 में ये पैराग्राफ, ये पंक्चुएशन का आया है। तो कहता है लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, देखो लेटर कैपिटल है, लिटल का एल कैपिटल है, सैंडी का एस कैपिटल है, रिवर भी कैपिटल है, बॉटम्स कहते हैं तय को। अब जो दरिया का नाम उसने लिखा लिटल सैंडी रिवर, कहता है लिटल सैंडी रिवर जिसमें घास वगैरह उगते हैं, लेकिन मैंने इतना बेहतर अल्फाल्फा जो है वो लिटल सैंडी रिवर के बॉटम तय में भी ऐसा घास नहीं देखा, इतना ज़बरदस्त घास नज़र आने वाला है। व्हेन आई बॉट दिस लिटल फार्म, तो बाप उसका क्योंकि बूस्टेड है, बूस्ट आपका बड़ा फ़ख्र के साथ बड़े जोशीले अंदाज में कहता है, जब मैंने फार्म ख़रीदा था, एवरीबॉडी अराउंड हेयर, हर कोई अराउंड हेयर आगे पीछे था, सैड उसने कहा, आई वुड एंड अप, मैं एंड कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, मैं अपनी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। क्यों? आपको पता है कि जब इसने यहाँ पे उसने आना शुरू किया तो ये जगह सारी जो है वो पथरीली थी, पत्थर वाली थी जगह, तो इसने उस पत्थर जगह को खोदना शुरू कर दिया। पागल था। अब पागल भी ऐसा कि जो काम तैयार कर लिया बस उसने करना है, मैंने जगह को जरखेज़ करना है। आसपास लोगों ने उसे कहा कि मेहरबानी करो, अपनी फैमिली का सोचो, अपने आप का सोचो, ये जगह जरखेज़ नहीं होने वाली, तो अगर तुमने इसको जरखेज़ करने की कोशिश की तो तुम खुद भी मरोगे, अपनी फैमिली को भी भूखा मारोगे। लेकिन वो बड़े फ़ख्र के साथ कहता है कि जब मैंने बाट, बाय से बाट है, BUY, बाय की सेकंड वर्ब है बाट, तो व्हेन आई बाट दिस लैंड, इस लिटिल फार्म, मैंने छोटे से खेत को जब खरीदा, एवरीबॉडी अराउंड हेयर, हर कोई यहाँ पे था, कहता है आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, मैं ख़त्म हो जाऊँगा विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ मैं मर जाऊँगा। एट द कंट्री, कंट्री एक तो मुल्क को कहते हैं, एक कंट्री देहात को भी कहते हैं, विलेज को भी कहते हैं। कहता है मैं इस देहात पे मर जाऊँगा। पुअर फार्म, पुअर देखो, गुड फार्म और पुअर फार्म, पुअर जो है लैंड और गुड लैंड, पुअर लैंड वो लेगी जो कास्ट वगैरह नहीं कर सकती, और गुड लैंड होगी जो कास्ट वगैरह कर सकती है। इसी तरह पुअर फार्म और गुड फार्म भी है, पुअर बॉय और गुड बॉय भी है, जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। पुअर फार्म और गुड फार्म, गुड फार्म में अच्छा फार्म जिसमें खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है, और पुअर फार्म जिसमें खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो सकती। तो कहता है कि हर किसी ने मुझे कहा कि मैं अपने साथ अपनी फैमिली को मार दूंगा। एट द कंट्री पुअर फार्म, इस कंट्री के, इस देहात के, इस बंजर फार्म में, इस बंजर खेत में मैं खुद भी मरूंगा, अपनी फैमिली को भी मारूंगा। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर इफ़ आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ पे रहने की कोशिश की, तो खुद भी मरूंगा, अपनी फैमिली को भी मारूंगा। ही ब्रैग्ड, बूस्टेड, अगेन दोबारा से, ब्रैग का बाद बड़ा रिपीट होगा। आप इसका याद रखना कि ये बाबा फ़ख्र के साथ कोई चीज़ आप बड़े फ़ख्रिया अंदाज में आप शेखी मार के कहते हो, जैसा शौकी मारना कहते हैं। अब बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं इट टुक मी 30 ईयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता रहता है। हाउ मैनी ईयर्स डिड जैस फादर टेक टू फार्म द लैंड, इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे टू इम्प्रूव दीज वार्न आउट। वार्न आउट कहते हैं आउटडेटेड, जो डेजर्टेड होती है, आउटडेटेड जो पुरानी होती हैं, डेजर्टेड जो बंजर होती हैं, अनफर्टाइल। वर्ड 3-4 रिपीट करूँ, अब इसको साथ साथ लिख देना, आप वीडियो को स्टॉप पे साथ साथ लिख सकते हो आप इसको। कहते हैं मुझे इन सारी पुरानी एकड़, जो आपको पता है जो ज़मीन एकड़ होती है, इतने एकड़ मेरी ज़मीन, इतने एकड़ ज़मीन है, कहते हैं मुझे इन पुराने एकड़ों को, मुझे इन बंजर एकड़ों को ठीक करने में 30 साल लग गए। टू मेक देम डू दिस, टू मेक, मैंने बनाऊँ, डू दिस, डू दिस ऐसा, ऐसा ऐसा जरखेज़, डू दिस
मतलब उनको मैं ऐसा बनाऊँ, ऐसा जरखेज़ बनाऊँ जैसा जरखेज़ तुम अभी देख रहे हो। जैसे देखो मेरे हाथ में अल्फाल्फा, अब ये पहले जरखेज़ नहीं थे, मैंने 30 साल लगाए हैं टू मेक देम डू दिस, टू मेक देम फर्टाइल। मैंने इनको जरखेज़ बनाने में, मैंने उनमें ऐसा बनाने में मैंने 30 साल लगा दिए हैं इस बंजर एकड़ों को ठीक करने में। ठीक है, मैं 30 साल लगा दिए हैं। आई लाइक दी, मेरा बहुत ही ज़बरदस्त पैराग्राफ है ये पूरे लेसन में। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा, सबसे जो है ना मेरा ज़बरदस्त, जिसको मैं सबसे लाइक करता हूँ, अपनी मेमोरीज शेयर करता है, अपनी एक्साइटमेंट शेयर करता है। इस पैराग्राफ को आप गौर से सुने, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी है। आई लाइक दीज वर्ड्स, उन जंगलों से गुजर है अपने बाप, अपने बेटे के साथ, और कहता है मैं अक्सर जब ये लेसन पढ़ाता हूँ मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि जिस इंसान की यादें गुजरी हुई हों किसी जगह पे तो वो उन चीज़ों को बड़ा फील करता है। आप उन कोई दूसरा बताएगा अपनी फीलिंग्स, आपको ज़रूर याद आएंगी कि ऐसा वाक़या, बिल्कुल आप उसकी फीलिंग्स शेयर करोगे, आप उसकी फीलिंग्स को समझोगे कि वो क्या फ़ील कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप भी उसी तरह फ़ील कर रहे हो, आप भी किसी अपने को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो, आप रह रहे हो, आप अपने बचपन को, अपनी यादों को छोड़ के आप किसी दूसरी जगह पे रह रहे हो, आप ज़रूर इन बातों को फील करोगे जो बातें इस वक्त जैस का फादर फील कर रहा है। कहता आई लाइक दीज वुड्स, मैं इन वुड्स को, वुड्स जंगल को कहते हैं, मुझे जंगल बड़े पसंद है। जैस माई फादर सेड, मेरे बाप ने कहा। रिमेंबर, आप याद रखना कि किस तरह की फीलिंग वो शेयर कर रहा है, क्या कुछ है। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हेयर। शायद जैस के लिए सारी बातें बोरिंग होगी, क्यों? क्योंकि जैस जो है इन सारी बातों को फील नहीं कर सकता जो उसका फादर फील कर सकता है। लेकिन उसका फादर क्या फील करता है, ये सारी बातें जैस को शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आई हैं, इसलिए उसने अपने बाप की सारी बातें बिल्कुल हू बहू कॉपी करके उसने लिखा है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी बातें कितना नेचर लवर, कितना एक हार्ड वर्किंग और इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज करने वाला, एज ए इंस्पिरेशन, एज ए मोटिवेशन के तौर पे आपको वो शेयर कर अपने बाप की फीलिंग्स। बाप कहता है रिमेंबर, याद करो, वी यूज टू कम, यूज टू जब भी याद रखना, यूज टू जब भी आएगा आपकी पास्ट हैबिट को शो करेगा, माजी की बातों को शो करेगा, माजी की आदत को शो करेगा। जैसे आप अक्सर माजी में अगर वॉक पे जाया करते थे तो आप कहोगे आई यूज टू वॉक, आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू गो, वगैरह वगैरह, मतलब पास्ट की कोई हैबिट आप शो करो। तो इसका बाप जो पास्ट की हैबिट शो करता है, कहता है रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज टू कम, जब हम आया करते थे, हेयर यहाँ पे, टू हंट, हंट कहते हैं प्रे को, PRAY, EY जो होता है वो शिकार को कहते हैं, अब PRAY जो है वो नमाज को कहते हैं। तो इसमें जो PREY है वो शिकार वाला